Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम जिन न्यूज़ को यहाँ कवर करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका गोज अप। साथ ही हम बात करेंगे जेदा कॉन्फ्रेंस के बारे में। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड क्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल एनर्जी. Next, we'll look into Center releases more grain stock under open stock market scale. साथ ही हम बात करेंगे चाइना की एक्सपीरियंस डिफ्लेशन की और वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका क्या असर पड़ने वाला है ये भी. नेक्स्ट हम बात करेंगे अमेजॉन नोशन सीक्स कॉमन वॉइस ऑन क्लाइमेट चेंज. Along with that, we'll be covering India takes first step to remove animal from drug testing process, extremely very important topic. And lastly, we'll be talking about the government diverted funds for pension schemes. So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए रिसेंटली कर्नाटका में सर्वे कंडक्ट किया गया और इस रिपोर्ट के बाद पता चला है कर्नाटका में जो हाथियों की संख्या है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है बाय 346, जो कि पुराने एस्टिमेशन 6049 2017 से बढ़कर हो चुकी है 6395. और इसी इंक्रीमेंट के साथ कर्नाटका बन जाता है भारत का पहला ऐसा स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स का पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा. ये जो डेटा है ये यहाँ पर आया है इंटरिम रिपोर्ट ऑन एशियाज एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक एस्टीमेट, जिस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री. बेसिकली इस रिपोर्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड एलिफेंट डे जो कि 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है उसके पहले हाथियों की बढ़ती हुई संख्या या उनके लिए जो अवेयरनेस है और एंडेंजर जो एलिफेंट स्पीशीज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच में, ये इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था. साथ ही इस रिपोर्ट से एक सिंक्रोनाइज एलिफेंट सेंसस कंडक्ट किया गया था 17 से 19 मई के बीच में, जिसमें कर्नाटका और जितनी नेबरिंग स्टेट्स थे लाइक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारी जगह पर एस्टिमेशन किया गया और पाया गया कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है. इसी के अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हाईएस्ट एलिफेंट डेंसिटी नोट की गई है जहां पर 0.96 किलोमीटर में लगभग 1116 हाथी आपको देखने के लिए मिलेंगे. चलिए भारत में हाथियों की बात करें तो इनको स्टेटस बिल्कुल जैसे टाइगर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा मिला है इन्हें 2010 के अंदर. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें तो एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हाथियों को कंजर्वेशन किया जा सके. इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया विच इज़ द प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 1992, जिसमें ध्यान दिया जा सके कि जो एलिफेंट है स्पेशली एशियन एलिफेंट जिसे हम एल्फास मैक्सिमस बोलते हैं, इसका प्रोटेक्शन किया जा सके. एशियन एलिफेंट की अगर हम बात करें तो इनको हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन दिया गया है इंडिया में, जिसके तहत अगर आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है. साथ ही एलिफेंट्स की बात करें तो बहुत ही कैरिस्मेटिक आपको दिखाई देंगे, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. इन जनरल हमें दो तरीके की हाथियों की स्पीशीज़ देखने मिल जाती हैं. फर्स्ट इज़ अफ्रीकन एंड अनदर वन इज़ द एशियन एलिफेंट. इनके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना एंड लॉक्सोडोंटिन स्लाइटोसिस ये अफ्रीकन एलिफेंट की स्पीशीज़ कही जाती हैं. वहीं एशियन एलिफेंट एलिफस मैक्सिमस के नाम से जाने जाते हैं. अफ्रीकन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में सवाना एलिफेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है अंडर द IUCN. वहीं अगर हम साइट्स की लिस्ट में बात करें तो इन्हें अपेंडिक्स 1 का पार्ट बनाया गया है. इन अ सिमिलर मैनर अगर हम एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो इनको भी IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है. अलॉन्ग विद दैट साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर इनको रखा गया है, जिसके तहत इनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना या इनको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करना टोटली बैन है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल जहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन पुश रशिया एंड यूक्रेन टुवर्ड्स द टॉप. हम बात करने वाले हैं जेदा कॉन्फ्रेंस के बारे में. देखिए जेदा कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर कंडक्ट किया गया है ताकि यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जो भी फाइनल रिजोल्यूशन है उस पर चर्चा की जा सके.
अगर हम इस पूरी कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट होने की बात करें तो देखिए जो टिपिकल पीस कॉन्फ्रेंसेस हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में वो यहाँ पर नहीं देखने मिली हैं। इसी को ध्यान में रखती हुई यहाँ इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे रशिया को इनवाइट नहीं किया गया था और जो मेजर फोकस था दैट वाज बिल्डिंग कॉन्शियसनेस अमंग मेजर पावर स्पेशली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। इस पूरे मुद्दे में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं, जैसे यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी को खतरा है उसको लेकर क्या एग्रीमेंट हैं या क्या आगे किया जाना चाहिए। इसी में आप देखेंगे चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ हु आर टाइंग विद द रशिया दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस, जिसकी वजह से एक सीरियसनेस ग्लोबल पीस एफर्ट को लेकर बढ़ाने में यहाँ पर देखने के लिए मिली। आप सभी को पता है पिछले 18 महीने से रशिया और यूक्रेन के बीच में ये वॉर चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट को समझ लेते हैं। दोनों रशिया और यूक्रेन की अगर हम बात करेंगे तो ये मिडिवियल प्रिंसिपैलिटी जिसे हम कीवियन रश बोलते हैं 10th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। कीवियन रश रीजन बेसिकली रूल किया जाता था वर्जीनियन डायनेस्टी जिनका नाम है रूरिकिड्स। मंगोल इन्वेजन के दौरान यहाँ पर आप देखेंगे जो कीवियन रश है इनका पूरे तरीके से एम्पायर फॉल कर जाएगा और कीव्स यहाँ पर सर्व करेगा एज अ कैपिटल टिल 2040। फिर इसके बाद आपको एक नई कैपिटल देखने मिल जाएगी मॉस्को, जो कि बाद में आप रशियन एम्पायर की एक पूरी की पूरी कैपिटल के रूप में काम करेगी। लेटर ऑन यूक्रेन का डिवीजन हो जाएगा पॉलिश, ल्यूथीनियन, कॉमनवेल्थ और रशियन एम्पायर के बीच में ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। अर्लियर 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो रशियन एम्पायर ने सप्रेस कर दिया यूक्रेनियन कल्चर को, जिसमें यहाँ पर जो लैंग्वेज थी उसका यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड आपको देखने के लिए मिलेगा। एथनिक रशियंस जो थे दे वर मूव्ड इनटू यूक्रेन टू स्ट्रेंथ रशियन कंट्रोल। और इसी के बाद आप देखेंगे यूक्रेनियन सेंट्रल राडा इशू यहाँ पर देखने मिला, जिसमें यूनिवर्सल ऑफ द यूक्रेनियन पीपल 1917 को डिक्लेयर कर दिया गया एज एन ऑटोनॉमी विद इन अ फेडरल रशियन स्टेट। और इसी के साथ आप देखेंगे 1917 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन को यहाँ पर प्रमोट किया जाने लगा और इसी के साथ साथ यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ ड्यूरिंग द सोवियत यूक्रेनियन वॉर। इसी के बाद आप देखेंगे यूक्रेनियन बॉल्शेविक्स ने इस्टेब्लिश किया यूक्रेनियन एसएसआर जब इन्होंने नेशनल गवर्नमेंट को डिफीट किया। यूक्रेनियन एसएसआर लेटर ऑन दे ज्वाइंट दी रशिया ताकि ये यहाँ पर एक फाउंडिंग मेंबर बन सकें सोवियत यूनियन के 1922 में। और इसी के साथ यूक्रेनियन एसएसआर एक ब्रेड बास्केट बन गया यूएसएसआर को ड्यू टू इट्स फर्टाइल सॉइल। दे हैव एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से यूएसएसआर को एक बहुत ही प्रॉस्परस नेशन का दर्जा मिल सकता था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और इसी की वजह से आप देखेंगे 1930 से लेके 33 का जो पीरियड है यहाँ पर एक पूरा चेंज देखने के लिए मिलेगा। इसी के बाद 1932-33 का वो कॉज है जहाँ पर एक मेजर सेटबैक देखेगा यूक्रेन, लगभग 3.5 मिलियन यूक्रेनियन की डेथ हमें देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ही 1990s का टाइम आता है यूक्रेन की इंडिपेंडेंसी आपको देखने मिल जाएगी विद द सोवियत यूनियन और यहाँ पर एक रेफरेंडम किया जाएगा जो सपोर्ट करेगा यूक्रेनियन आज़ादी के लिए। सो ये तो रही पास्ट की बात। 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पहला एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ जिसे हम बोलते हैं ऑरेंज रिवॉल्यूशन 2004 में, जिसकी वजह से इलेक्शन और पॉलिटिकल चेंज हमें देखने के लिए मिलेंगे। 2013 में इस तरीके के करप्शंस, गवर्नमेंट के करप्शन, एब्यूज़ ऑफ पावर के जैसे मुद्दे बढ़ने लगे और यहीं पर 2014 में जैसे ही रशिया क्रीमिया को एनेक्स कर लेगा, सो ये जो पूरी टेंशन है यूक्रेनियन स्टेट और रशिया के बीच में ये बढ़ जाएगी और फाइनली रशिया मिलिट्री 2021 में इन्वेड कर देगी यूक्रेन को, जो पूरी सिचुएशन अभी तक चलती हुई आ रही है। जितनी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था उनको आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं। देयर इज़ यूक्रेन, देयर इज़ कीव, देयर इज़ क्रीमिया एंड देयर इज़ रशिया टू। चलिए बात करने वाले हम अगले आर्टिकल की कि क्या स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो इंडिया को नेट ज़ीरो कार्बन अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं या नहीं। पहले एक इमेज के माध्यम से हमें समझना होगा। देखिए ये हैं
लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर जो 700 प्लस मेगावाट की एनर्जी जनरेट रखने की कैपेसिटी रखते हैं। वहीं अगर हम स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करें तो ये लगभग 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी रखते हैं। देन यू कैन सी द माइक्रो रिएक्टर्स ऑल्सो। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर दुनिया में होड़ लगी हुई है। सभी चाह रहे हैं एक अफोर्डेबल और रिलायबल सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी की तरफ मूव किया जा सके। अगर हम बात करें पूरी दुनिया की तो जो फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी है वो 82% के आसपास है। ऐसी कंडीशन में डिकार्बनाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो हमारा फाइनल एनर्जी कंजप्शन है वो 80 से 150% तक बढ़ सकता है 2050 में। इसी को लेकर आप देखेंगे विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी जैसे रिलायबल एनर्जी सोर्सेज की बात की जा रही है, जहां पर 24/7 लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। साथ ही डीकार्बोनाइजेशन के लिए भी काम किया जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात निकल कर आएगी जहां पर हम बात करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में, जो कि अपने आप में एक छोटा 300 मेगावाट की कैपेसिटी रखने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। क्या ये डीकार्बनाइजेशन को लेकर मदद कर सकता है, या नेट ज़ीरो इमिशन को अचीव करने में इसकी क्या सहायता हमें देखने के लिए मिल सकती है? पहले हमें समझना होगा कि देखिए, डीकार्बनाइजेशन से आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमें ट्रांजिशन चाहिए कोल फ्री पावर के लिए। ऐसे में सारी कंट्रीज़ को अपने लिए एक नया पॉलिसी डेवलप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे एक ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन की और डेवलपिंग नेशंस की, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। हमारी डिमांड्स अलग हैं, हम अभी कैपेसिटी बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया जा सके ताकि सोलर विंड एनर्जी जैसी चीज़ों को लेकर आगे बढ़े जा सके। लेकिन देखिए, केवल सोलर और विंड एनर्जी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ऐसे में हमें एक हाई पावर एनर्जी कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या रिलायबल सोर्स हो सकते हैं, क्या कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए, एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्लीन एनर्जी के लिए लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स की आवश्यकता है। आप देखेंगे इसी को देखते हुए इनकी जो डिमांड है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है 2030 के अंत में। इस जंप की वजह से आप देखेंगे एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज हमें देखने मिल जाएगा। क्योंकि जो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा आप देखेंगे इन्हीं माइंस के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, विच रिजल्ट इनटू नई माइंस आएंगी, नए प्लांट्स इस्टेब्लिश होंगे। और आप देखेंगे चाइना, इंडोनेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसी कंट्रीज़ ये यहाँ पर टॉप 3 मिनरल प्रोड्यूसर्स बोली जाती हैं। सो इनका जो नेशन का कंट्रोल है वो लगभग 50 से 100% तक बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि केवल और केवल सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना, विंड एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना अपने आप में कोई सॉल्यूशन नहीं है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ठीक है, हम न्यूक्लियर प्लांट्स की सहायता से एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम है क्या? देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये दे एक्चुअली जनरेट 10% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, और इसी की वजह से लगभग 180 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस जो है, जो डिमांड है उसको यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसी के साथ आप देखेंगे लगभग 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एनपीपीज अपने आप में एफिशिएंट हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रिड इंटीग्रेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जो कि एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में वेरिएबल हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई बार बात की जाती है कि हमें ऑल्टरनेटिवली एसएमआर्स की तरफ मूव कर सकते हैं, जिनकी रिएक्टर्स की कैपेसिटी 300 मेगावाट की होती है। ये कन्वेंशनल सोर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकते हैं, और साथ ही इनकी मदद से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट की जा सकती है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, स्मॉल कोर डैमेज फ्रीक्वेंटली बनाए जाते हैं, लाइक यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से आप देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूल सडन नहीं निकलेगा, या ऐसे कोई दिक्कत होने की चांसेस नहीं होगी। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो ये इन्हांस्ड सेस्मिक आइसोलेशन के साथ काम करते हैं, जिसमें सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। दे आर वेरी सिंपल and those of conventional NPPs and including several passive safety feature, they complement each and everything, क्योंकि यहाँ पर environmental friendliness आपको देखने के लिए मिलेगी। इनफैक्ट एक स्टडी के अनुसार ये भी पता चला है कि
एसएमआर्स को बहुत सेफ्टी से इंस्टॉल किया जा सकता है, बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ आप मूव कर सकते हैं। अब देखिए एसएमआर्स को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। पहली बात तो ये लोअर को डैमेज फ्रीक्वेंसी रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन रिस्क की तरफ रहते हैं। सिंप्लीफाइड डिज़ाइन होती है, पैसिव सेफ्टी फीचर्स आपको देखने मिल जाएगा। इनको ब्राउन फील्ड साइट्स पे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और लगभग 40 से 60 ईयर के एक लंबे स्पैन में ऑपरेट भी किया जा सकता है। एसएमआर्स की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये कंपनीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए आसानी से मदद कर सकती है और इसकी कॉस्ट समय दर समय धीरे धीरे कम होती जाएगी। एफिशिएंसी की बात करें तो देखिए एसएमआर का एक नेशनल ग्रिड सिस्टम में लाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये टाइम और कॉस्ट दोनों को कम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की बात करें अगर हम एसएमआर की, तो देखिए इंडिया की जो एनर्जी स्ट्रेटजी है ये रिक्वायरमेंट है कि हमें कोल बेस्ड थर्मल पावर या रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता है। ऐसे में एसएमआर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया की इस एनर्जी को फुलफिल करने में और डीकार्बनाइजेशन को प्रमोट करने में। लीगल और रेगुलेटरी जो चेंजेस हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, ओवरसाइट, सिक्योरिटी मेजर्स की कुछ आवश्यकता रहेगी। सवाल आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। देखिए आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास 22 रिएक्टर्स हैं विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट, जो कि अपने आप में ऑपरेशनल है। इसी के साथ KAPP 3700 मेगावाट हैज़ ऑल्सो बीन कनेक्टेड टू द ग्रिड ऑन January 10, 2021. Among these 18 reactors are pursuing heavy water reactors and 4 are light water reactor. हैवी वाटर रिएक्टर्स की अगर हम बात करें तो दे आर फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम, वाइल लाइट वाटर वेट रिएक्टर्स की अगर हम बात करें तो दे आर फ्यूल्ड बाय द लो एनरिच्ड यूरेनियम। ऐसे में सवाल आता है इंडिया के भारतीय नभिव्यक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भवीनी के बारे में। भवीनी की बात करें तो ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है इंडिया में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ताकि डिज़ाइन किया जा सके, कंस्ट्रक्ट किया जा सके, कमीशन किया जा सके, ऑपरेशन किया जा सके न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंडिया में विद द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। भाविनी की बात करें तो इसको एडमिनिस्टर और कंट्रोल किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका प्राइमरी फोकस है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यहाँ पर डेवलप करना और ऑपरेट करना। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था एज दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। बात की जाए अगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी की, तो ये टेक्नोलॉजी फास्ट न्यूट्रॉन्स को कन्वर्ट करने के लिए फर्टाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम 238 इनटू द फिसाइल मटेरियल लाइक प्लूटोनियम 239 के लिए यहाँ पर काम करती है। In this image you can see about how many power plants does India have and what are their capacity. चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है बढ़ते हुए महंगाई को लेकर सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो जो फूड ग्रेन्स हैं अपने स्टॉक में उन्हें ओपन मार्केट में सेल करेगी ताकि ये महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। देखिए सेंटर ने प्लान किया है कि वो लगभग 50 लाख मैट्रिक टन का गेहूं और 25 लाख मैट्रिक टन का राइस जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक से यहाँ पर ओपन मार्केट सेल स्कीम में निकाल देंगे। अब इसको किया क्यों जा रहा है? देखिए जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन की उसको मेंटेन रखने के लिए, और साथ ही जो अचानक से प्राइजेस बढ़ गई हैं जैसे राइस, वीट और आटा की, उसको कर्ब करने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन फूड सेक्रेटरी ने अनाउंस किया है कि सेंट्रल यहाँ पर लोअर प्राइस प्रिजर्व प्राइस पे निकालेगा राइस को बाय 200 पर क्विंटल, विच विल रिजल्ट इनटू इफेक्टिव प्राइस ऑफ 2900 पर क्विंटल। चलिए सिंस आर्टिकल इज प्रीलिम्स बेस्ड हम बहुत क्विकली समझ लेते हैं कि आखिर ओपन मार्केट सेल स्कीम होता क्या है। देखिए ओपन मार्केट सेल स्कीम की बात की जाए तो एक स्कीम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि जितना भी सरप्लस फूड ग्रेन हमारे पास है जैसे गेहूँ, चावल, इनको यहाँ पर सेंट्रल पूल के थ्रू मार्केट में लेकर आया जा सके। सरप्लस फूड ग्रेन्स यहाँ पर क्या करते हैं, अपने सरप्लस फूड ग्रेन्स को ट्रेडर्स को, बल्क कंज्यूमर्स को या रिटेल चेन्स को एक ई ऑक्शन के माध्यम से बेचते हैं, ठीक है, जिसमें जो प्राइजेस होती हैं ये प्री डिटरमाइंड होती हैं। यहाँ पर जो मार्केट बिडर्स होते हैं ये ऑक्शन में
पार्टिसिपेट करते हैं और परचेस जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी है फूड ग्रेन्स की उसे यहाँ पर खरीदते हैं। यूजुअली इस स्कीम का यूज़ किया जाता है ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है या अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन की उसे मेंटेन किया जा सके, स्पेशली इन दी लीन सीजन बिटवीन द हार्वेस्ट। OMSS यहाँ पर फूड ग्रेन्स के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, कर्ब करने में और एक एडुकेट सप्लाई को मार्केट में मेंटेन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बात करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। मेजर उद्देश्य था इसका कि जो फूड सिक्योरिटी है, मार्केट को स्टेबलाइज रखना, एसेंशियल फूड ग्रेन्स की स्टेबिलिटी मेंटेन रखना और ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ों पर नियंत्रण रखना। इसको एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, जहां पर चाइना ने पिछले 10 महीने से अपना कोई भी एनवॉय इंडिया में नहीं भेजा है। यहाँ तक कि चाइना ने कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया है कि वो अपना अगला एम्बेसडर जो है वो इंडिया में कब अपॉइंट करेंगे। सो रिकॉर्ड में अगर हम बात करें तो 10 मंथ का गैप आपको देखने मिल रहा है, जहाँ पर चाइना का कोई भी एम्बेसडर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा मूव है, अनयूजुअल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंट्री आप देखिए, दोनों कंट्रीज़ के लीडर G20 समिट में यहाँ पर मिले हैं। ऐसे में इस तरीके का बिहेवियर थोड़ा सा अनयूजुअल जैसा प्रतीत होता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहाँ पर अमेजोन नेशंस टू जॉइंटली फाइट डिफॉरेस्टेशन। देखिए 8 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ एग्री हुई हैं कि वो यहाँ पर एक अलायंस लॉन्च करेंगी ताकि डिफॉरेस्टेशन जो है अमेजोन का उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेजोन में यहाँ पर आप देखेंगे लगातार डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। इस ग्रुप में इन्वॉल्व होंगे बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला। और ये इन्होंने यहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन दिया है कि ये आगे आने वाले समय में जो माउथ ऑफ अमेजोन रिवर है विच इज़ लाइंग आउट ऑफ 10,000 वर्ल्ड रोड मैप टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो। अब देखिए इन्हीं रेन फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए लेकर बेलेम डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन किया गया है बाय द 8 नेशंस। इसकी कुछ हाइलाइट्स को समझ लेते हैं। पहली बात तो इन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड बैरियर्स को यहाँ पर कंडेम किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की है फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन और लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन और ट्रैफिकिंग के बारे में भी बात की है। लीडर्स ने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो मिलिट्री अलायंस है उसके बारे में भी हमें काम करना चाहिए सो दैट अमेजन के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी सिचुएशंस हैं उनको ख़त्म किया जा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव आपको 8 कंट्रीज़ के देखने मिलेंगे लाइक नॉर्वे, जर्मनी, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड दी अदर दे हैव अटेंडेड दिस समिट। और यहाँ पर इन्होंने रेन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने की बात की है। इसी के साथ हम ACTO के बारे में भी समझ सकते हैं। अमेजॉन कोऑपरेशन टीटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी जो अमेजॉन बेसिन रीजन का पार्ट है। इनका प्राइमरी फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो आपको ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला इसकी मेंबर कंट्रीज़ दिखाई देंगी। ACTO को इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में थ्रू द साइनिंग ऑफ द अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी, जो एम करता है ताकि फॉस्टर किए जा सके कोलैबोरेशन अमंग दीज कंट्री फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अमेजॉन रीजन। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक चैलेंजेस से और जो अमेजॉन बेसिन फेस करता है, साथ ही डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज और इंडिजीनियस लोगों के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार काम करता आ रहा है। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ ACTO और ये आपको उसकी मेंबर कंट्रीज़ देखने के लिए मिलेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वेरी क्विकली। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो साउथ अमेरिका में आपको ये लोकेट दिखाई देंगे, दिस यू कैन सी इन दिस एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे मेजरली साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया
गुयाना, सूरिनाम एंड फ्रेंच गुयाना आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ये दुनिया के, लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और पूरी दुनिया के वर्ल्ड टोटल रेन फॉरेस्ट का केवल 40% अमेजन रेन फॉरेस्ट ही हैं। अगर हम अमेजन रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो दे आर इनक्रेडिबल, बिकॉज यहाँ पर एन नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। एक एस्टिमेशन की बात करें तो 390 बिलियन इंडिविजुअल ट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि 16,000 डिफरेंट प्रजातियों से संबंधित हैं। इसी के अलावा अगर हम इस क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन का पार्ट बन जाता है, जहाँ पर आपको हायर टेम्परेचर और हायर ह्यूमिडिटी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे अबेंडेंट रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर विद अ रेनी सीजन एंड ड्रायर सीजन। द अमेजॉन रिवर स्पेशली and its tributary plays very crucial role in maintaining the water cycle of the rainforest. Importance की बात करें तो इन्हें lungs of the earth भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम यही करते हैं, सो दैट प्लानट का जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो मेंटेन रहता है। कार्बन एब्जॉर्प्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है और मैक्सिमम रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन हमें यहाँ फोटोसिंथेसिस के थ्रू देखने के लिए मिलती है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहाँ पर इंडिया पहला कदम उठा रहा है कि यहाँ पर जो ड्रग टेस्टिंग है एनिमल्स के ऊपर उसे ख़त्म किया जा सके। देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है अमेंडमेंट टू द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2023। ये अमेंडमेंट एम कर रहा है जहाँ पर एनिमल्स को जो रिसर्च में यूज़ किया जाता है ड्रग टेस्टिंग के लिए वो कम या नेग्लिजिबल किया जा सके। देखिए, रिसर्चर्स आर नाउ ऑथराइज टू यूज़ नॉन एनिमल एंड ह्यूमन रिलेवेंट मैथड फॉर टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ न्यू ड्रग। इसमें ऑल्टरनेटिव्स में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजीज़ लाइक 3D ऑर्गेनॉइड्स की बात की जा रही है, ऑर्गन्स ऑन चिप की बात की जा रही है, एडवांस कंप्यूटेशनल मेथड्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है। अगर हम कन्वेंशनल ड्रग डेवलपमेंट पाइपलाइन यहाँ पर इन्वॉल्व करेगा नए ड्रग्स को टेस्ट करना ऑन एनिमल्स टू असेस देयर इफेक्टिवनेस एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट। However, the difference between animal and human response can lead to a higher failure rate in the larger stage of drug development. ऐसे में कुछ alternative method जैसे 3D organoid, organs on chip का इस्तेमाल करके एक बेटर रेप्लिका तैयार किया जा सकता है ह्यूमन बायोलॉजी का, और बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि कोई भी ह्यूमन ऑर्गन बॉडी इस तरीके के टेस्ट पर कैसे रिएक्ट करेगी। नॉट अलोन इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज़ ग्लोबली यहाँ पर ट्रांसमिट कर रही हैं फ्रॉम द नॉन एनिमल मैथड रिसर्च एंड ड्रग टेस्टिंग। इंडिया का ये जो अमेंडमेंट है ये अपने आप में एम कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जा सके ताकि जो ह्यूमन बायोलॉजी है उसको समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से ड्रग का टेस्ट हो सके और फेलियर रेट को हम यहाँ पर घटा सकें। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट डाइवर्टेड फंड ऑफ पेंशन स्कीम फॉर पब्लिसिटी ऑफ अदर स्कीम्स। देखिए, कंटेम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक डेटा यहाँ पर रिवील किया है दैट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डाइवर्टेड फंड फ्रॉम नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग ओल्ड एज पेंशन स्कीम फ्रॉम प्रमोटिंग अदर स्कीम्स। अब यहाँ पर हमें इस रिपोर्ट के बारे में समझना है आखिर हुआ क्या है। देखिए, कैग की रिपोर्ट ने डिस्क्लोज किया है कि जो फंड है उनको इंटेंडेड किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है अंडर द वेरियस सब स्कीम्स ऑफ NSEPs। They were redirected for the administrative expensive and publicizing other programs. अगर हम MORD की बात करें तो they used NSAP as a fund to publicize its other scheme including like campaign through the hoarding and publicity materials. जो फंड यहाँ पर अलोकेट किए जाते हैं टू स्टेट्स यूटीज फॉर NSAP दे वर ऑल्सो इंटेंडेड फॉर पेंशन disbursement with a small portion allocated for the administrative expenses. So these funds meant for publicity campaign were approved for specific schemes such as Gram Samriddhi and Swachh Bharat Pakhwada but were actually used for NSAP fund. इन फंड्स को यहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है टू द डायरेक्टरेट ऑफ एडवांस advertising and visual publicity for publicity campaign but execution of work was not yet confirmed. कैग की रिपोर्ट की हाईलाइट की बात करें तो लगभग आपको
6 स्टेट राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गोवा एंड बिहार में ही अकेले 57.45 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। राजस्थान की बात करें, जो फंड थे बेनिफिशियरीज के ने डाइवर्ट किया गया फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट अंडर अनदर स्कीम विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। बात करते हैं एनएसएपी के बारे में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 को। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, चाहे आप एल्डरलीज की बात कर लीजिए, विडोज़ की या डिसेबल इंडिविजुअल की। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट पेंशन स्कीम स्पेसिफिक वल्नरेबल ग्रुप को देखने के लिए मिलेंगी, जैसे ओल्ड एज के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसके अलावा अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, देन इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा स्कीम इसके अंदर का पार्ट है। फंडिंग की बात करें तो जो प्रोग्राम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट शेयरिंग देयर फाइनेंशियल बर्डन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पेंशन्स जो हैं एनएसएपी के अंदर ये वेरी कर जाती हैं अलग अलग फैक्टर्स को देखते हुए। एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, साथ ही इनकम क्राइटेरिया को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। एनएसएपी के अंदर जो अमाउंट है ये एक स्टेट टू अनदर स्टेट और सेंट्रल के हिसाब से जो मिनिमम पेंशन अमाउंट है उस गाइडलाइन के तहत दिया जाता है। एनएसएपी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज इसको एडमिनिस्टर करती हैं और यही इन फंड्स को, इन पेंशन को जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उन तक डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करती हैं। अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक स्मॉल प्रपोर्शन लगभग 3% जो होता है ऑफ एलोकेटेड फंड वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है उसमें किए जाते हैं। कैग की ऑडिट की अगर हम बात करें तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है पीरियडिक ऑडिट ऑफ स्कीम्स परफॉर्मेंस, ताकि ये देखा जा सके कि जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो यूटिलाइजेशन है फंड्स का वो कितना अच्छा हमें देखने के लिए मिला है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो मूविंग ऑन टू द मेन्स क्वेश्चन, और पहला सवाल है आपके सामने, हाउ हैज़ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट impacted India's historical and strategic partnership with Russia? Next question is, what role do regulatory bodies and government plays in ensuring the ethical treatment of animals in drug testing? How can they strike a balance between scientific progress and animal welfare? आप इन क्वेश्चंस के आंसर हमारी वेबसाइट rousacademy.in पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।